हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं टेस्ट नंबर 3 का वीडियो सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों ने टेस्ट को अच्छा किया होगा और जहां भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप लोग इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं, उसको शार्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों बेसिकली क्या कह रहा है, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। बेटा एक कोई वेक्टर है और वेक्टर को ऐसे दिखाया गया है। सपोज करिए वेक्टर का नाम मैं वेक्टर ये रख दूं तो इसको ऐसे दिखा रहा है, ये इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप। समझिएगा सब लोग। बेटा यहाँ के अंदर उसने कहा ए बी सी ये तीनों पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ के अंदर बोल रहा है कि ये बी सी ये तीनों के तीनों पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, मतलब ये इशारा कर रहा है कि ये तीनों नॉन जीरो हैं और पॉजिटिव हैं। तो यहाँ के अंदर वेक्टर कहाँ पे लाई करेगा? बेटा यहाँ ऐसे वेक्टर की बात हो रही है, समथिंग आई कैप का मतलब उसका एक्स कंपोनेंट मौजूद है, समथिंग जे कैप इट मींस बच्चों उसका वाई कंपोनेंट भी यहाँ मौजूद है, नॉन जीरो है। समथिंग के कैप का मतलब उसका जेड कंपोनेंट भी यहाँ नॉन जीरो है। एक ऐसा वेक्टर जिसके एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट हो, ऑब्वियसली बेटा ना तो एक्स के एलांग परफेक्टली होगा, ना तो वाई के एलांग होगा, ना ही जेड के एलांग होगा। बेसिकली वो यहां पर स्पेस में लाई करेगा, इस तरह से लाई करेगा जैसे मान लीजिए बच्चों ये मेरे पास है वाई एक्सिस, यहां पर ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जिस वेक्टर की बात यहाँ इस सवाल में किया गया है वो वेक्टर इनफैक्ट यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा ऐसे, इसके तीनों कंपोनेंट मौजूद होंगे। तो ये कहना कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ये बात गलत होगा। ये कहना कि ये वेक्टर वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है ये बात भी गलत होगा। ये कहना कि वेक्टर जेड एक्स प्लेन में लाई कर रहा है ये बात भी गलत है। तो यहाँ के लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे कहा गया है लेट ए बी सी, तीन वेक्टर दिए हैं, आर थ्री कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सच दैट। यहां पे बच्चों ये बी सी तीन वेक्टर का नाम लिया गया है और ये बी सी तीनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड वो जीरो दिखा रहा है, साथ ही साथ लिखा कोप्लेनर है। ठीक है, तीनों वेक्टर यहाँ के अंदर कोप्लेनर है बच्चों और तीनों वेक्टर को बोला गया यूनिट वेक्टर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बच्चों इसका सोल्यूशन ऐसे होगा, जो ये का मैग्नीट्यूड रहा होगा वही बी का रहा होगा, वही सी का रहा होगा और इन सब की वैल्यू 1 के बराबर रही होगी। आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, बहुत सारे वेक्टर हो, तीन कंडीशन फॉलो करें, कोप्लेनर हो, सबका मैग्नीट्यूड सेम हो, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर के बीच में एंगल कोई भी दो उठा लें सेम हो तो उन सब का ओवरऑल रिजल्टेंट जीरो आता है। यहां पर सबके मैग्नीट्यूड सेम है ये सवाल बता रहा है, सभी कोप्लेनर हैं ये भी सवाल बता रहा है, दो कंडीशन सेटिस्फाई और सबके रिजल्टेंट मिला के जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब तीसरा कंडीशन कॉन्जिक्यूटिव दो के बीच का एंगल सेम होने वाला भी यहां फुलफिल हो रहा होगा। मतलब तीनों वेक्टर ऐसे कहीं लाई कर रहे होंगे बेटा, वेक्टर ये अगर हमारा यहां पे होगा तो वेक्टर बी यहां पे होगा और वेक्टर सी यहां कहीं इस तरह से लाई कर रहा होगा, वेक्टर सी बच्चों यहां कहीं ऐसे होगा। जो एंगल ए और बी के बीच होगा वही एंगल बी और सी के बीच होगा, वही एंगल सी और ए के बीच होगा। ऑब्वियसली 360 डिग्री यहां तीन बराबर भागों में बट गया होगा। इट मींस यहां के अंदर जो एंगल रहा होगा 120 डिग्री, यहां पर 120 डिग्री और यहां पर 120 डिग्री के इक्वल रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे सिचुएशन में मुझे ये चीज कैलकुलेट करना हो, यहां कैलकुलेट करने के लिए बच्चों वो बोल रहा है कि सर आप कैलकुलेट करके बताइए, क्या कैलकुलेट करके बताएं, देखते हैं। बच्चों यहां कैलकुलेशन करने के लिए वो बोल रहा है, देखें सब लोग, वो कह रहा कि सर आप ये बताइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट यहां वेक्टर सी के साथ क्या होगा। बहुत आसान सी बात है। यहां पर बच्चों इस डॉट प्रोडक्ट को मैं निकालने जाऊंगा, ये का सी का डॉट प्रोडक्ट ये के साथ ही आ जाएगा, ए डॉट सी, ठीक है। सी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ प्लस है तो प्लस बी डॉट सी। यहां पर सी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्वयं उसी वेक्टर के साथ लिया जाए तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। इट मींस बच्चों यहां सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। रहा सवाल, ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इसको जब मैं ओपन करूंगा बेटा तो आ जाएगा ए सी कॉस। ये और सी के बीच में एंगल देखिए कितना है, 120, 120 लिख दिया। फिर हमारे पास हो जाएगा बी सी कॉस। बी और सी के बीच में एंगल, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल भी 120 डिग्री है बेटा। यहां के अंदर 120 हो गया, सी स्क्वायर ऐसे हो गया। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा बेटा तो ये जो हमारे पास डेटा है इक्वल टू आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर, सी का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर, तो यहां हो गया 1 इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बेटा -1/2। इसी तरह से यहां भी 1 इंटू -1/2, ये हो गया 1 इंटू, यहां पर बच्चों 1 इंटू -1/2। यहां के अंदर बच्चों प्लस हो गया सी का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यह हुआ -1/2। यहां पर भी बच्चों आ गया -1/2 और यहां हो गया +1, -1 ये दोनों मिलके हो जाएंगे +1। इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। इट मींस यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा बेटा वो होगा 0, मींस ऑप्शन ये यहां के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। होपफुली ये सवाल बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों हमारा अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे कहा गया है गिवन दैट, हमको दिया गया कोई वेक्टर P, सब लोग समझो। वेक्टर P को ऐसे लिख रहा हो, ये इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप, ठीक है। वेक्टर Q को लिख रहा है, वेक्टर Q दिस इज इक्वल टू 2 इंटू आई कैप प्लस ये इंटू जे कैप प्लस बच्चों 3 इंटू के कैप। उसने बोला है ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। बहुत बढ़िया। कहा गया वैल्यू ऑफ ये एंड सी आर रेस्पेक्टिवली। अगर ये दोनों वेक्टर बेटा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मैंने आपको समझाया है अगर P पैरेलल टू Q का कॉन्सेप्ट हम लगाएं तो यहां ये होगा, पहले में आई का कॉफिशिएंट ये, दूसरे में आई का कॉफिशिएंट यहां के अंदर 2 इक्वल टू होना चाहिए। यहां पर बच्चों पहले में जे का कॉफिशिएंट अपान दूसरे के जे का कॉफिशिएंट इक्वल टू होना चाहिए पहले वेक्टर में के का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय अगले वेक्टर में के का कॉफिशिएंट। मेरे प्यारे बच्चों यहां के अंदर अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर इक्वल टू 4, ये स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया तो ये की वैल्यू बच्चों यहां के अंदर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। ये की वैल्यू यहां के अंदर 2 होगा। -2 भी हो सकता है लेकिन -2 मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगर रेशियो माइनस में आ गया तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। यहां पैरेलल की बात की गई है तो पॉजिटिव वाला लेके चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए ये बाई 2 इक्वल टू है c/3। ये की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 2/2 इक्वल टू c/3। इट मींस बच्चों c/3 की वैल्यू आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, 1। अगर बेटा c/3 की वैल्यू 1 हो गया तो c की वैल्यू यहां के लिए क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। यहां के लिए बेटा c की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये की वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2 और c की वैल्यू बेटा यहां के अंदर आ रहा है 3। तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला सवाल, देखें कहा गया एंगल बिटवीन दिस वेक्टर, एक वेक्टर दिया एंड दिस वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया, पूछ रहा है। बच्चों मैंने आपको बताया है दो वेक्टर के बीच एंगल
जब भी निकालना हो, अगर ये दोनों वेक्टर आई जे और के टर्म में दिए गए हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना बहुत आसान सी बात है। यहाँ एक सिंपल सा काम करना है। क्या सिंपल सा काम करना है, देखें यहाँ पे बच्चों दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा, उल्टा लिख दूं या सीधा लिख दूं, ऐसे ए डॉट बी इक्वल टू बेटा होगा ए बी कॉस थीटा। यही थीटा निकालना है। चलिए मेहनत करते हैं। आई के क्वाफिशिएंट से ये हो गया 1, फिर यहाँ प्लस और प्लस का यहां पर बच्चों माफ करिएगा, आई के क्वाफिशिएंट का यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 2। 3 का मल्टीप्लाई यहां प्लस 1 से करेंगे, यहां के अंदर आ जाएगा 3। यहां पर बच्चों 1 के का कॉफिशिएंट 1 और अगले में के का कॉफिशिएंट 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि यहां के अंदर आ गया 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा ये का मैग्नीट्यूड। अगर बेटा वेक्टर ये का मैग्नीट्यूड निकालूं तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर मींस 4, यहां के अंदर 3 का स्क्वायर मींस 9, के का कॉफिशिएंट 1 है, का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इनटू यहां के अंदर आ जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस जे के कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इनटू कॉस थीटा। हे बच्चा यहां के अंदर ये तीनों मिल करके यहां के अंदर ये बन गया 7 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों ये आ जाएगा 14 और यहां के अंदर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 6 इंटू कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों 7 को मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट के अंदर 7 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 7, स्क्वायर रूट के अंदर 14 को लिख देता हूं स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 7, यहां इंटू हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 6 इंटू कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यहां के अंदर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी, थोड़ा मैनेज करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों यहां के अंदर आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को एक ही में लिख लेते हैं 12, या इन दोनों को एक ही में मिला दें तो स्क्वायर रूट के अंदर 7/12। अगर कॉस थीटा इतना आ रहा है बच्चों तो यहां के अंदर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस का इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 7/12। यही हमारा आंसर होगा, यही बच्चों यहां के लिए सोल्यूशन होगा। होपफुली आपको बच्चों ये बात समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन यहां के लिए बी हो जाएगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं इसका क्या सलूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों कहा गया है ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है एक बात और कहा गया है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड सेम है। यहां के अंदर बच्चों इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बहुत बढ़िया। हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए ये क्रॉस बी विल बी सेम एज, बच्चों बताओ मैग्नीट्यूड वेक्टर का सेम, सबका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, और एक बात जो कोप्लेनर वाला होता है वो अपने आप हो गया। क्यों? क्योंकि 3 वेक्टर 0 रिजल्टेंट दे रहे हैं। 3 वेक्टर अगर 0 रिजल्टेंट देंगे तो पक्का है ये 3D का केस तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3D में 0 रिजल्टेंट लाने के लिए कम से कम 4 वेक्टर की आवश्यकता होती है, बट हियर ओनली 3 वेक्टर्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां के अंदर बच्चों ये 2D का केस होगा, और 2D का अगर केस है तो पक्का है ये कोप्लेनर का केस है। कोप्लेनर वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब
कि इन्हीं दो वेक्टर के बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल है वो भी सेम रहा होगा, सिचुएशन इस तरह का कहीं पे बना रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इस तरह का सिचुएशन बना रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, सब लोग सीखो, सब लोग समझो, सब लोग आगे बढ़ो। अब मैं अगर ए क्रॉस बी निकालूं बेटा, ए बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कहीं भी देखो, ए और बी के बीच का थीटा देखो, बी और सी के बीच देखो, सी और ए के बीच देखो, ये सारे थीटा आपस में बराबर है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालूं, बी क्रॉस सी निकालूं, सी क्रॉस ए निकालूं, या उल्टा करके बी क्रॉस ए निकालूं, बी क्रॉस ए निकालूं, या फिर बच्चों सी क्रॉस बी निकालूं, या ए क्रॉस सी निकालूं, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड में है और एंगल भी सेम है। मैग्नीट्यूड तो कैसे भी निकालूं सेम आएगा, लेकिन ये क्रॉस बी एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी मैच करानी पड़ेगी। अगर बेटा ये क्रॉस बी मैं यहां से देखूं तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉस बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड जा रहा है, बी क्रॉस सी भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड जा रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डायरेक्शन भी मैच करेगा और यहां के अंदर ये क्रॉस बी से इसका मैग्नीट्यूड भी मैच करेगा। लेकिन यहां की बात करूं सी क्रॉस बी, देखो जरा, सी क्रॉस बी का अगर मैं देखूंगा बेटा तो ये वेक्टर इनवर्ड जा रहा है, यानी ये क्रॉस बी का जो डायरेक्शन था उसके सी क्रॉस बी रिवर्स हो रहा है, ये नहीं हो सकता। दो वेक्टर बराबर तभी कहलाएंगे जब वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह ये क्रॉस सी की बात करेंगे, ये क्रॉस सी हमारे पास इनवर्ड जा रहा है, ना कि आउटवर्ड जा रहा है। इसका मतलब यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ये, ठीक है। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ये रहा हमारा अगला सवाल, सब लोग देखो ध्यान से। यहां पे एक ऐसे एक्स वाई एक्सिस बना के दिया है, यहां पे एक वेक्टर को ऐसे जाते हुए उन्होंने दिखाया है ऐसे, और एक वेक्टर को बेटा ऐसे जाते हुए दिखाया है समव्हाट लाइक दिस ऐसे। सब लोग देखो, दो वेक्टर को ऐसे जाते हुए दिखाया है लाइक दिस ऐसे। यहां पे जो वेक्टर ये है वो हॉरिजॉन्टल से, आप लोग ध्यान से देखो, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो वेक्टर बी है वो वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर इन दोनों को एक ही जगह में रख दूं तो क्या होगा, समझो जरा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो हमारा वाई एक्सिस था मैं यहां बना लेता हूं, यहां देखिए, यहां पर बच्चों जो वाई एक्सिस हमारा था मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं बच्चों। यहां पर ये हमारा है वाई एक्सिस ऐसे, देखें सब लोग, ये बच्चों वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह मैं एक और ले लेता हूं, ये मेरे पास कहीं रहा होगा यक्स एक्सिस, देखिए यक्स एक्सिस ऐसे ऐसे। सवाल यह है कि एक वेक्टर कोई सा है, मेरे प्यारे बच्चों एक वेक्टर कोई सा है और ये एक्स एक्सिस से, जो कि हॉरिजॉन्टल यहां बोला जा सकता है, 30 डिग्री के एंगल पे है। ये कोई सा बच्चों यहां वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे लाई कर रहा है, ऐसे करके बच्चों यहां ये लाई कर रहा है। दूसरा वेक्टर कोई सा है, ऐसे ही एक वेक्टर और है, ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री, थोड़ा इसको टिल्ट करा देते हैं, यहां पर बच्चों 30 डिग्री पर ऐसे कहीं वाई एक्सिस से लाई कर रहा है ऐसे। सवाल के अनुसार यहां पर ये यक्स है बेटा, ये हमारे पास यक्स है, ये वाई है, यहां पे 30 डिग्री है, तो यहां पे भी 30 डिग्री है बच्चों। दोनों को एक ही पॉइंट पे लाके रखते हैं, ये मेरे पास आ गया वेक्टर, ये बच्चों मेरे पास आ गया वेक्टर बी। अगर मैं एक काम करूं, काम ये करूं बेटा कि ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इसका एक क्लोन बनाऊं और इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहीं ले जाके लगा दूं। तो आप लोग देखो जरा, वेक्टर ये को मैंने ट्रांसलेट किया और वेक्टर ये को बेटा मैंने यहां बना दिया, इसी को ट्रांसलेट करके वहां ले गए। रहा सवाल, ये मेरे पास बच्चों ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये यहां के अंदर इसको हॉरिजॉन्टल दिखा देते हैं,
ये मेरे पास बच्चों रहा होगा हॉरिजेंटल ऐसे। तो अब देखो जो वेक्टर ये हमारा है वो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बना रहा है, वेक्टर बी वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है। तो आप सबसे पूछता हूं मैं, यहां ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा? मेरे प्यारे बच्चों ये और बी के बीच में भी 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि टोटल 90 होना था। समझ आ रहा है बेटा? यहां के अंदर हमको ये बताना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस। बहुत सामान्य सी बात है, स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। देखो यहां पर हर एक का मैग्नीट्यूड 5 दिया है, तो यहां हो जाएगा बच्चों हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस कितना डिग्री? कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर दो जगह माफ करिएगा 25 या 2 इंटू 5 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। 5 का स्क्वायर एक बार, 5 का स्क्वायर दो बार, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। और यहां के अंदर बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, फिर से एक बार आ गए। ठीक है, यहां के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 3/2, तो ये वाला 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कॉमन करेंगे बच्चों, 5 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इसके अंदर बचेगा, इस 5 का स्क्वायर कॉमन किया तो क्या बचा? 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 3। और जो 5 का स्क्वायर मैंने कॉमन किया उसको बाहर कर देते हैं, तो फाइनल आंसर क्या मिला? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉडुलस होएगा, सामान्य सी बात है 5 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों 2 प्लस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर हम इसे ऑप्शन से मैच कराने जाएं तो करेक्ट मैचिंग हमें दिख रहा ऑप्शन बी। ठीक है, इस सवाल का बच्चों जो पर्टिकुलर आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। होपफुली इस क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा इफ वेक्टर ये वेक्टर v1 एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा यहां पे पॉजिटिव एक्स में है कौन सा? v1। इफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट, ध्यान रहे वेक्टर प्रोडक्ट विथ अनदर वेक्टर v2 दैट इज v1 क्रॉस v2 इज जीरो वेक्टर, देन v2 कैन बी। मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा है, देखो बच्चों ये मान लो y है, ये मान लो हमारा x है। जो हमारा पहला वेक्टर है जिसको I कहा गया है, वो पहला वेक्टर ना बेटा, सवाल के हिसाब से पहला वेक्टर हमारा पॉजिटिव x के एलांग है। पहला वेक्टर ऐसे है पॉजिटिव x के एलांग। ठीक है, दिस इज v1 वेक्टर। दूसरे वेक्टर v2 से जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया तो जीरो वेक्टर मिला। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तब मिलता, जीरो वेक्टर तब मिलता है बेटा जब उनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो जाहिर सी बात है अगर v1 का क्रॉस प्रोडक्ट v2 से लेने से, सवाल करा v1 क्रॉस v2 करने से हमें जीरो वेक्टर मिल रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। मतलब यहां के अंदर बच्चों जो हमारा वेक्टर v2 हो या तो इसके एलांग हो, या फिर दूसरा सिचुएशन बनेगा कि अगर ये मेरे पास x एक्सिस है, यहां के अंदर बच्चों अगर ये मेरे पास x एक्सिस है, v1 हमारा यहां है ऐसे x के एलांग, तो v2 जो हमारे पास होगा निगेटिव x के एलांग, दोनों में से एक तो होगा। ठीक है, तो जो हमारा v2 होगा या तो होगा समथिंग i कैप या होगा समथिंग माइनस आई कैप। तो बेटा समथिंग आई कैप या समथिंग माइनस आई कैप यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा है। करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया ऑप्शन ये। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोल रहा, बहुत आसान सा सवाल है आप लोगों के लिए, छोटा सा प्रश्न है। वो कह रहा अगर ये डॉट बी इक्वल टू 0 हो,
दो वेक्टर मान के चलेंगे नॉन जीरो रहे होंगे, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है बेटा तो पक्का है इन दोनों के बीच में जो एंगल रहा होगा जिसको थीटा कहते हैं वो 90 डिग्री रहा होगा। ठीक है, पूछा गया क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस क्या होगा, ये क्रॉस बी का मॉडुलस निकालने के लिए जाएंगे हम लोग लिखेंगे ए बी साइन थीटा और थीटा के जगह यहां क्या होगा 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होएगी, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए इंटू बी। यहां पर जो करेक्ट चॉइस हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सा सवाल था, होपफुली आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन समझा होगा, आपको आसान लग रहा होगा। ओके चलते हैं बच्चों इसी तरह हम लोग टहलते हुए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बेटा, अगला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो किया था इसके पहले दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कंसीडर टू फोर्सेज दिस एंड दिस, स्केलर प्रोडक्ट इनका क्या होगा। तो बेटा जो पहला फोर्स वो लिख रहा है F1, सावधानी से लिखिए, 2 टाइम्स ऑफ आई कैप, इसमें जे कैप मिसिंग है, गलती से बचो इसलिए पूरा फॉर्मेट कर लो, इसका पूरे फॉर्मेट में इसको लिख लो, 0 टाइम्स ऑफ जे कैप बढ़ा प्लस 7 टाइम्स ऑफ के कैप। ओके, जो दूसरा वेक्टर है F2 फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा 3 टाइम्स ऑफ जे कैप, इसमें आई कैप एब्सेंट है तो आप लिख दो 0 आई कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस बच्चों यहां पर हो गया 4 टाइम्स ऑफ के कैप। हमसे कहा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मींस डॉट प्रोडक्ट। हमें सिंपली निकालना क्या है F1 वेक्टर डॉट F2 वेक्टर, आसान सी बात है। आई के क्वाफिशिएंट का आई के क्वाफिशिएंट से 2 इंटू क्या होगा 0 प्लस जे के क्वाफिशिएंट का जे के क्वाफिशिएंट से 0 इंटू 3 यहां के अंदर हो गया 0 प्लस 7 इंटू यहां के अंदर होगा 4। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो गया 0 प्लस 0 प्लस 28, बच्चों यहां के लिए आंसर आ गया 28, यहां के लिए आंसर आ गया बच्चों 28, मींस ऑप्शन बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हो गया। ठीक है, समझ गए। ओके बेटा, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला जो हमारा सवाल होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कंसीडर फॉलोइंग डायग्राम। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक डायग्राम बना के दिया है, मैं इसी को जूम कर देता हूं। देखिए यहां पर कहा इस डायग्राम को कंसीडर करिए और कुछ जवाब दीजिए। चलिए सोचते हैं। यहां पे इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें एक वेक्टर दिख रहा है, ये एक वेक्टर बेटा यहां पर दिख रहा है, ये चलिए ऑलरेडी बना हुआ है। एक वेक्टर बी, सामान्य सी बात कर रहा है ये और बी के बीच में एंगल क्या होगा। ये और बी वेक्टर ये को थोड़ा आगे ट्रांसलेट करके ले जाएं तो यहां कहीं आ गया वेक्टर बी। यहां देखिए वेक्टर ये और बी टेल टू टेल मिल रहे हैं, तो इनके टेल टू टेल मिलने पर जो स्मॉलर एंगल होगा यही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहा जाएगा। अगर बेटा यहाँ 120 है, ये टोटल 180 होना था, तो 180 में से माइनस कर देते तो यहाँ क्या बचेगा 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ के अंदर ये और बी के बीच में, ये और बी के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री। दैट इसका मतलब हुआ ऑप्शन ये यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है बच्चों, ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब हम लोग आगे मूव करेंगे बच्चों अगले सवाल पे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या कह रहा है। कह रहा है इफ n coplanar vectors of equal magnitudes are acting through a point and angle between each adjacent vectors is 2 pi by n, then the resultant will be। समझो, मैंने बेटा जब वेक्टर एडिशन आपको पढ़ाया तो वहां पे एक बहुत खास केस बताया था। क्या याद करो, कई सारे वेक्टर हों, सबका मैग्नीट्यूड सेम हो,
और सभी कोप्लेनर हो और कॉन्जिक्यूटिव दो के बीच का एंगल सेम हो, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट क्या आता था? जीरो। अगर n वेक्टर होंगे तो कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल बता रहा हूं वो होगा 2π/n, जो कि ऑलरेडी दिया है। सभी कोप्लेनर हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ, ये देखिए सभी के सभी कोप्लेनर हैं और सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये तीनों शर्तें यहां पूरी हो रही हैं, सेम मैग्नीट्यूड, कोप्लेनर, कॉन्जिक्यूटिव दो वेक्टर के बीच में एंगल सेम। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का रिजल्टेंट मिला जुला के क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यहां के अंदर रिजल्टेंट जीरो होगा यहां, लेकिन ध्यान रहे यहां दोनों आंसर हैं, जीरो और जीरो वेक्टर। रिजल्टेंट की जब हम बात करते हैं तो रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, ना कि मैग्नीट्यूड की। इसका मतलब जिसका रिजल्टेंट होगा वो जीरो वेक्टर होगा, और अगर रिजल्टेंट का बच्चों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछता तो हम लोग जीरो लगाते। इसका मतलब रिजल्टेंट पूछा तो इसके लिए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, ओके बेटा। अब हम लोग मूव करेंगे अगले सवाल पे। यहां पे हमारा अगला जो सवाल होगा बेटा, अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं। गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल टू दिस मच, ये दिया गया है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू दिस मच, ये दो वेक्टर हमको दिए गए हैं। अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया है 161 हो, तो कहा गया बताइए ये क्या होगा। बहुत सामान्य सी बात है बेटा, देखो यहां पर वेक्टर ये मैं इसी को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं। यहां के अंदर बच्चों मैं इसी को एनलार्ज कर देता हूं, ये जो डायग्राम है सवाल का, ये देखें सब लोग। यहां के अंदर अगर मैं वेक्टर ये प्लस ऑफ वेक्टर बी निकालूं, आई कैप प्लस आई कैप क्या हो जाएगा बेटा? 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस ये इंटू जे कैप, तो यहां के अंदर हो गया प्लस ये -2 इंटू जे कैप। यहां के अंदर बच्चों 3k कैप प्लस 3k कैप, यहां के अंदर हो गया 3 टाइम्स ऑफ k कैप। ओके, यहां इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कह रहा है इतना है। अच्छा निकाल के देखें कितना आएगा। अगर निकाल के देखेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर आई के क्वाफिशिएंट का स्क्वायर, आई के क्वाफिशिएंट का स्क्वायर इन द सेंस बेटा यहां के अंदर हो गया 2 का स्क्वायर 4, जे के क्वाफिशिएंट का स्क्वायर इट मींस ये -2 का होल स्क्वायर, के क्वाफिशिएंट का स्क्वायर इट मींस बेटा 3 का स्क्वायर मींस 9। सवाल के हिसाब से देखें तो यहां पर इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 161। ठीक है, यहां पर बच्चों दोनों साइड का स्क्वायर रूट हम लोग हटा लेते हैं। यहां पर अगर हटाएंगे तो कहानी कुछ ऐसे होगी, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आ गया था, ये -2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। यहां पर इस तरह से ये प्लस बी हमने निकाला। एक चीज यहां गलत हो रहा बच्चों, देखो आई कैप 2i कैप -2j कैप और ये -2 3k कैप यहाँ 6 होगा, माफ करिएगा यहाँ 6 होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर यहां के अंदर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ओके, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो 36 प्लस 4 दैट मींस 40 प्लस ये -2 का स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर रूट हट गया, इक्वल टू हो जाएगा 161। इसका मतलब हुआ ये -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 121 हो गया बेटा। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें तो ये -2 हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का आ जाएगा 11, 121 का स्क्वायर रूट 11 आ गया। इट मींस बच्चों ये की वैल्यू यहां के अंदर हमारे पास आ जाएगा 13। यहां के लिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 13 ऑप्शन बी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हो गया दैट इज ऑप्शन बी। होपफुली ये सवाल बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी तरह से अगले सवाल पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कोई वेक्टर है और वेक्टर को ऐसे लिख रहा है, ये वेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा
इंटू जे कैप, दूसरा वेक्टर बी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कॉस थीटा इंटू आई कैप माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू जे कैप। ठीक, हमसे कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हैं तो आप बताइए यहां के अंदर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बेटा, इन दी सेंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें आई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट से, तो यहां के अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होएगा वो क्या होगा, जीरो। इसका मतलब यहां के अंदर हुआ बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये हुआ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालने के लिए जाऊं क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब यहां के अंदर बेटा टेन थीटा हमारे पास 1 आ गया, इट मींस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू बच्चों यहां के अंदर 45 डिग्री होगा और इस तरह से जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, this was the solution for the question number 13. Now let's enjoy question number next one. Okay, यहां पर बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है, सभी लोग देखें। कहा गया इफ ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल मतलब ए बी सी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, इसका मतलब हो गया कि ए और बी के बीच में एंगल पूछे तो 90 डिग्री होगा, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। बी और सी के बीच पूछें तो भी 90 डिग्री होगा, सी और ए के बीच पूछें तो भी 90 डिग्री ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, यहां के अंदर वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर सी का मॉडुलस अगर देखने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, ये सवाल है। अगर मैं वेक्टर ए को पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मानूं, समझिएगा ये बेटा एक्स रहा, ये वाई रहा, ये जेड रहा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमारे लिए बेटा सबसे इजी ये होगा कि वेक्टर एक्स को, वेक्टर ए को मैं पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मान लूं, वेक्टर बी को बेटा इसी तरह पॉजिटिव वाई के लॉन्ग दिखा दूं और वेक्टर सी को ऐसे ही पॉजिटिव जेड के लॉन्ग दिखा दूं, हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब जो ये मेरे पास वेक्टर है, वेक्टर ये बेटा यहां के अंदर जो लिखा वेक्टर ये प्लस ऑफ वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू होगा ये इंटू आई कैप, क्योंकि ये हमारा एक्स के लॉन्ग है तो इसको लिख दूंगा ए इंटू आई कैप, बी वाई के लॉन्ग है तो इसको लिख दूंगा बी इंटू जे कैप, और यहां इसी तरह सी इंटू के कैप। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो बनेगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इट मींस यहां के लिए आ गए स्क्वायर रूट के अंदर ये का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मींस बच्चों यहां 2 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मींस यहां 3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे सामने क्या आ गया, देखें सब लोग, 1 का स्क्वायर मींस 1, 2 का स्क्वायर मींस 4, 3 का स्क्वायर मींस 9। इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 14। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 14 मतलब करेक्ट चॉइस यहां पे जो हो गया दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं बच्चों इसी तरह अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। देखें यहां पर हमारा अगला सवाल कुछ ऐसे है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग वेक्टर्स, ए वेक्टर यूं दिया है, बी वेक्टर यूं दिया है, सी वेक्टर यूं दिया है। हमसे कह रहा है कि यहां के अंदर बताइए कौन सा यहां सही हो सकता है, कैन बी करेक्ट कॉम्बिनेशन। बच्चों यहां पे अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं, पहला क्या है ए प्लस बी इक्वल टू सी, चलिए ट्राइंगल मेथड पे ट्राई करते हैं। वेक्टर ये कुछ ऐसे गया हुआ है, लगभग वैसे बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे प्लस वेक्टर बी,
वेक्टर बी, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल मिला दें, ऐसे कहीं आएगा वेक्टर बी। वेक्टर सी कैसे होगा, यहां के अंदर बच्चों ये हमारे पास कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मतलब पहला पॉसिबल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर सी। ये जो पहला लिखा लगभग लगभग सेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगला चेक करें, ए प्लस सी इक्वल टू बी, ये प्लस सी ये हमारा ऐसे है और यहां के अंदर सी हमारा ऐसे है, ये प्लस सी ट्राइंगल मेथड पर, तो बी ऐसे जाना चाहिए जबकि ऐसे नहीं है, इसका मतलब ये सही है ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। इसी तरह अगले को ट्राई करोगे बेटा, मैच नहीं करेगा, यहां बस मैच कराना था, पहला वाला यहां मैच कर गया, ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक, अगला सवाल हम लोग चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे। देखें, कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर शुड बी एडेड टू दिस सो दैट रिजल्टिंग वेक्टर बिकम्स दिस। सवाल ये है सिंपल सा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, इसमें हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, कौन सा वेक्टर यहां पर ऐड करें। यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन मार्क है, कौन सा वेक्टर यहां के अंदर हम ऐड करें कि जो हमारे पास रिजल्टिंग वेक्टर बने वो ये बन जाए, क्या बन जाए, i कैप प्लस 4j कैप। चलिए निकालते हैं। यहां के अंदर बच्चों जो हमारा रिजल्टिंग, जो यहां क्वेश्चन मार्क वाला वेक्टर है, दिस विल बी इक्वल टू i कैप माइनस 2i कैप, i कैप माइनस 2i कैप, तो यहां के अंदर बच्चों आ गया माइनस i कैप। ठीक है, 4j कैप माइनस 3j कैप, इसका मतलब यहां हो गया प्लस j कैप। यहां के अंदर k कैप है ही नहीं, इधर से ये जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ k कैप, तो जो वेक्टर हमारा रिक्वायर्ड है वो हो गया माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। वेरीफाई करते हैं, अगर इसमें इसको ऐड करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा बेटा 2i कैप माइनस i कैप, यहां के अंदर बन जाएगा i कैप। ठीक है, लाना मुझे ये था। यहां के अंदर अगर मैं इसको ऐड करूं प्लस 4j कैप हो जाएगा, इसको ऐड करूं 0k कैप होगा, तो वेरीफाई भी हो गया। यहां के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा माइनस i कैप प्लस j कैप, माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 3 टाइम्स ऑफ k कैप, हमारा ऑप्शन बन गया ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, करेक्ट चॉइस यहां के लिए हमारे पास हो गया बच्चों ऑप्शन सी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सवाल में कहा गया है कि अगर यहां के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, वेक्टर p और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड सेम हो। सवाल में कहा गया है वेक्टर p और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, तो आप ये बताइए क्या बात सही है। बच्चों अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हैं तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के डायरेक्शन भी सेम हो, मे और मे नॉट। सवाल में ऑप्शन में कह रहा है कि अगर ऐसा है तो ऑलवेज p इक्वल टू क्यू, अगर वेक्टर दोनों बराबर होंगे, वेक्टर बराबर होने के लिए डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है, लेकिन यहां ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। इसका मतलब हमेशा p और q वेक्टर बराबर हो ये जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज लगाना गलत हो गया। यहां के अंदर बच्चों मस्ट बी p इक्वल टू क्यू, कह रहा वेक्टर p और वेक्टर q निश्चित रूप से बराबर होंगे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकता है डायरेक्शन डिफर कर रहा हो। यहां मे नॉट बी p इक्वल टू क्यू, हो सकता है वेक्टर p वेक्टर q के इक्वल ना हो सकता है वेक्टर p वेक्टर q के इक्वल ना हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहां के अंदर है। मेरे प्यारे बच्चों यहां मे नॉट बी p इक्वल टू क्यू मतलब ऐसा भी पॉसिबल है, मे भी डायरेक्शन दोनों की अलग अलग हो, तो p नॉट इक्वल टू क्यू हो, ये भी पॉसिबल है। तो यहां के अंदर बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन सी। यहां मे नॉट की बजाय मे भी लगा देते तो भी सही होता, मे भी हो सकता है, मे नॉट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, लेकिन ये दोनों पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे चलते हैं।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये वाले के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा। जो भी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा बेटा, अगर उससे डॉट प्रोडक्ट हम ले लें तो यहां रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। जो भी वेक्टर ये वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा उस वेक्टर से इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। रख रख के चेक करो। यहां पर अगर मैं यहां रख रहा हूं क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, चेक करके देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। इक्वल टू यहां के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा आई का आई से 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू -1 -1 हो गया, यहां के अंदर 1 इंटू 1 1 हो गया। बेटा यहां के अंदर हमारे पास आ गया आंसर इसका 1 आ जाएगा। यहां के अंदर 1 1 कैंसिल, 1 बचा, जीरो नहीं आया। मतलब ये वेक्टर परपेंडिकुलर होने से रहा। इन दोनों को चेक करें। यहां पे बच्चों हमारा पहला वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस आप के कैप। डॉट मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं कहां से हम बच्चों, डॉट मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं माइनस आप आई कैप से माइनस आप जे कैप से माइनस आप के कैप से। यहां अगर डॉट मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे, माइनस आई कैप का यहां से ये हमारे पास आ जाएगा -1, माइनस जे कैप का यहां से बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहां पर -1, और यहां माइनस के कैप का यहां से -1, ये आ गया -3, ना कि जीरो, ना कि जीरो। यहां के अंदर बच्चों इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा वाला चेक करते हैं, आई कैप प्लस आप जे कैप प्लस आप के कैप का बच्चों डॉट प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं कहां से, 2i कैप, यहां पर जो हमारा वेक्टर है लास्ट वाला ये वाला सी वाला, 2i कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ जे कैप -5 टाइम्स ऑफ के कैप। ऐसे अगर इसका डॉट प्रोडक्ट यहां से लेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 2, और यहां 3 का 1 से 3, -5 इंटू 1 -5, ये जीरो आ गया। इसका मतलब अगर यहां से डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा तो काम बन गया, ये वेक्टर पक्का है यहां के क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा। तो यहां बस चेक करना था ऑप्शन से, इसका डॉट प्रोडक्ट लेने से इसके साथ जीरो आ जाए, वही वेक्टर इस वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। हमारा मैचिंग ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमसे कह रहा, आइए समझते हैं। वो कह रहा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेयर ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस। देखें बच्चों, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो, मान लीजिए वाई एक्सिस हो, और मान लीजिए जेड एक्सिस हो। यहां पर एक पॉइंट हमारे पास है दिस इज ए, और एक पॉइंट हमारे पास है दिस इज बी। इसका क्वाड्रेंट आपको दिया है 1i कैप, माफ करिएगा, इसका क्वाड्रेंट आपको दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है, 1 2 3, और इसका क्वाड्रेंट दिया गया 2 3 5। हमसे कहा गया वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बताना है। तो पहले ये तो निकाल लें कि वेक्टर ए बी होगा क्या। बच्चों इसकी शक्ल में दिखा रहा हूं, ये देखो, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये कहलाएगा बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, और यहां के अंदर ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। देखिए यहां जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास है जिसको कि वेक्टर आर हम कहेंगे, ये होगा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ऐसा जब हम लोग करते हैं तो क्या आता था, याद करिए, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। मेरे प्यारे बच्चों सेम यहां पे कहानी होनी है, x2 मीन्स 2
माइनस x1 मीन्स 1, 2 माइनस 1 इंटू वाई कैप, y2 मीन्स 3 माइनस y1 मीन्स 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इंटू जे कैप, z2 यानी 5 माइनस z1 मीन्स 3, यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 3 इंटू के कैप। मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर आर जो हमारे पास आया वो हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, यही जो वेक्टर आर है ना बेटा, यही वेक्टर ए बी भी है। दिस इज वेक्टर ए बी आल्सो, जो कि आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप। कहा गया इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर के अलोंग बच्चों यूनिट वेक्टर लेना है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बी, तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड। उस वेक्टर को बेटा उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड। उस वेक्टर को मतलब किस वेक्टर को, आई कैप, ये हो जाएगा यहां मैं लिख देता हूं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय सेम उसी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यहां निकालेंगे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 1। यहां के अंदर बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 6। जब आप खोजते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 6 यहां चमकता हुआ दिख रहा है, यहां के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे कहा गया प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। बच्चों देखो ऐसे मैं बना लेता हूं, वेक्टर बी यहां पे सपोज, वेक्टर ये यहां पे सपोज इनके बीच एंगल थीटा है। उसने हमसे पूछा वेक्टर ये का प्रोजेक्शन बी के अलोंग क्या होगा, ऑन बी या अलोंग बी, बात वही है। वेक्टर ये का प्रोजेक्शन बी के अलोंग क्या होगा, उसने हमसे इन फैक्ट पूछा है ये कॉस थीटा क्या होगा। मैंने आप सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह सिखाया है कि जब किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन या कंपोनेंट अगले किसी वेक्टर के अलोंग पूछा जाए तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो देखो हम निकालेंगे बेटा ऐसे, ये डॉट बी इक्वल टू आएगा ए बी कॉस थीटा। टारगेट हमारा क्या है, ये कॉस थीटा। ठीक है, यहां के अंदर ये कॉस थीटा को हम लोग बचा लेंगे और यहां पर आ जाएगा बच्चों ये डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ये डॉट बी अगर हम लोग करेंगे तो 2 का 1 से, दैट मींस 2। यहां पर बच्चों -1 का -2 से हो जाएगा +2। यहां पर 1 का और 1 से यहां के अंदर आ गया 1 डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर +4 और 1 का स्क्वायर 1। मेरे प्यारे बच्चों ये cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 6। वेक्टर ये का कंपोनेंट बी पर यानी बी के अलोंग जो होगा वो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों 6। और इस तरह से जो करेक्ट चॉइस हमको चमकता हुआ दिख रहा है वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। ये बच्चों हमारे पास अगला सवाल है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा वेक्टर ये का जो मैग्नीट्यूड है, सिंपली मैं ऐसे लिख दूं स्क्वायर रूट 26। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सिंपली मैं लिख देता हूं ऐसे, दैट इज 7। कहा ये क्रॉस बी इक्वल टू 35। देखो बेटा ये क्रॉस बी का मॉडुलस वो बता रहा है कितना, 35। अगर मैं नियम से लिख के इसको सॉल्व करूं तो ये क्रॉस बी का मतलब हुआ ए बी साइन थीटा। ठीक है, यहां के अंदर आगे ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 35। दिस इज इक्वल टू 35। देखो ये का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट के अंदर 26 है, बी का मैग्नीट्यूड 7 है, साइन थीटा निकालना है 35। साइन थीटा निकालेंगे फिर आगे देखते हैं क्या होता है। यहां के अंदर बच्चों
साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 35 को यहां 7 इंटू 5 लिख दे, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 7 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 26। अब यहां पर आप देख सकते हो 7 7 कैंसिल हो गया, मिला जुला के साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 26। हमें पता करना है ये डॉट बी क्या होगा, ये डॉट बी पता करनी बच्चों जब हम लोग जाएंगे आएगा ए बी कॉस थीटा, हमें कॉस थीटा की नीड होगी तो कॉस थीटा को यहीं से निकाल लेते हैं। पूरी दुनिया में हर बच्चा जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस आप कोजाइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। हे बच्चा साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 5 बाई दिस है तो 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 26। साइन स्क्वायर थीटा मींस दिस मच का स्क्वायर, ऐसे आ गए। यहां पर बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 26। अगर कॉस स्क्वायर थीटा इतना है तो यहां के अंदर बेटा कॉस थीटा की वैल्यू हम पॉजिटिव वाली कंसीडर कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 26, ऐसा कुछ है। अगर ऐसा आया तो फाइनली जो हमसे पूछा है कि सर आप बताइए ए डॉट बी क्या होगा, ये होगा ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है स्क्वायर रूट के अंदर 26, बी का मैग्नीट्यूड 7 और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहां से व्यवस्था कर रखी है बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 26 और इस तरह से यहां पे 26 कैंसिल आउट होगा, इसका आंसर आ गया 7। 7 मींस ऑप्शन सी यहां के लिए बच्चों, ऑप्शन सी यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। होपफुली आपको ये सवाल बेटा समझ में आया होगा। आप लोग ज्यादातर यहां तक लगा लेते हो, इसके बाद फंसते हो तो थोड़ा सा ट्रायगोनोमेट्री आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, घबरा जाते हो। ट्रायंगल बना के भी इसको निकाला जा सकता है, जैसे आपकी इच्छा हो। फिलहाल मैंने एक तरीका बता दिया, इसका आंसर आ गया 7, ठीक। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं। उसने हमसे कहा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। यहां पर बच्चों मान लेते हैं दो वेक्टर ए और बी हैं, ऐसे सिंपली मैंने मान लिया। अगर पहला ऑप्शन करा ये बी से ज्यादा बड़ा रहा हो, जैसे ये को मैंने थोड़ा ज्यादा दिखाया है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका झुकाव बच्चों जो बड़ा वेक्टर उसकी तरफ ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये से अल्फा एंगल बना रहा है और बी से बीटा, सवाल के हिसाब से जो रिजल्टेंट है वो ये से अल्फा बना रहा है, बी से बीटा बना रहा है। तो यहां आप देख सकते हो अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से ज्यादा होगा तो अल्फा की वैल्यू बीटा से कम होगा, एक की तरफ ज्यादा झुकेगा रिजल्ट। पहले ही ऑप्शन में मुझे दिख गया। यहां पर अगर अल्फा लेस देन बीटा होगा, अल्फा लेस देन बीटा होगा इन केस जब ये ग्रेटर देन बी हो, तो यहां के लिए पहला ही चॉइस करेक्ट हो गया, ठीक है बेटा, पहला ही चॉइस यहां के लिए करेक्ट हो गया। ये था सॉल्यूशन बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल हमारा बहुत सामान्य सा है, किसी वेक्टर के अलांग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। जिस वेक्टर के अलांग यूनिट वेक्टर हमको निकालना है रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, हमसे कहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के अलांग यूनिट वेक्टर निकालिए। जिस वेक्टर के अलांग यूनिट वेक्टर हमें निकालना होता है उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर इसी का मैग्नीट्यूड निकालें तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मींस 1, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मींस 1, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मींस 1। मेरे प्यारे बच्चों यहां के अंदर आ जाएगा आई कैप प्लस आप जे कैप प्लस आप के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 3। यह इसका सिंपल सा आंसर होगा, ऑप्शन ये, ठीक है। समझ गए बच्चों।
This is the solution for the question number 23. Now let's enjoy question number next one. बेटा यहां पर देखिए एक अच्छा सा सवाल है। उन्होंने हमसे कहा है कि यहां पे सर रिजल्टेंट फॉलोइंग वेक्टर का क्या होगा। यहां आप देख सकते हो 1 2 3 4 4 वेक्टर हैं, रिजल्टेंट पूछा है तो सबसे अच्छा ये होगा ना, सभी का x कंपोनेंट का सम निकाल लो और y कंपोनेंट का सम निकाल लो, फिर ओवरऑल रिजल्टेंट निकाल लो। कैसे, देख हम लोग बेटा यहां के अंदर करेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी x के अलोंग जो फोर्स आएगा उसका रिजल्टेंट क्या होगा उसको निकालने का प्रयास करेंगे। एक फोर्स x के अलोंग ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू 8। दूसरा क्या होगा, 5 न्यूटन वाला जो फोर्स है उसका x कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे। यहां के अंदर बच्चों x कंपोनेंट ऐसे हम लोग निकालेंगे 5 न्यूटन वाले फोर्स का, तो ये आ जाएगा प्लस पॉजिटिव x में है 5 cos 37 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से जो ये 10 न्यूटन वाला है बेटा, 10 न्यूटन वाले फोर्स का हम लोग x कंपोनेंट निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए 10 न्यूटन वाले का x कंपोनेंट अगर हम निकालने के लिए बच्चों जाते हैं तो यहां पर ये निगेटिव x में होगा। वैसे आएगा कितना 10 cos 53, लेकिन निगेटिव x में क्योंकि है तो यहां निगेटिव लगा देंगे, माइनस, इन सबके अपोजिट है, माइनस हो जाएगा यहां के अंदर 10 cos 53 डिग्री। देखो बेटा यहां के अंदर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर 8 + 5 cos 37 डिग्री की वैल्यू यहां मेंशन है, वैसे भी याद रहता आपको 4/3, माफ करेगा 4/5 माइनस ऑफ 10 cos 53 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 3/5। ओके बच्चों यहां के अंदर 5 कैंसिल, 5 2 जा 10 ऐसे हो गया, ये हो गया 8 + 4 - 6। ठीक है, ऐसे यहां पर बच्चों 12 - 6 दैट मीन 6, तो यहां के अंदर सिग्मा एफ एक्स हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा 6 न्यूटन। सिग्मा एफ एक्स दिस इज 6 न्यूटन, एक ये हो गया। इसी तरह से अगला कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे बच्चों सिग्मा एफ वाई के लिए। देखें आप लोग सिग्मा एफ वाई दिस विल बी इक्वल टू, देखें ध्यान से, ये वाला जो हमारे पास बच्चों फोर्स है इसका y कंपोनेंट अगर निकालेंगे यहां पे कहीं जाएगा ऐसे, ये मेरे पास आ जाएगा 5, अगर ये 37 है तो इधर cos 37 उधर sin 37, 5 sin 37 डिग्री, समझिएगा। और इसका y कंपोनेंट निकालेंगे यहां कहीं जाएगा, यहां कहीं जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 10 sin ऑफ 53 डिग्री, और यहां के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 3 क्योंकि निगेटिव वाई में है। 5 sin 37 की वैल्यू sin 37 मतलब 3/5। ठीक है बेटा, 10 cos sin 37 यहां के अंदर बच्चों sin 53, माफ करेगा 53, ये होगा आपका 4/5 माइनस ऑफ 3, 5 कैंसिल, 5 2 जा 10, यहां के अंदर बच्चों आ गया 3 प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 3 दैट मीन्स 8। ठीक है, सिग्मा एफ वाई की जो वैल्यू हमारे पास आ गया बच्चों दिस इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये हो गया कि नेट रिजल्टेंट ओवरऑल का जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। चलिए करते हैं, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर इन द सेंस 6 न्यूटन का स्क्वायर, यानी कि यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 8 का स्क्वायर दैट मीन 64। सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 10, स्क्वायर रूट के अंदर 100 मीन्स 10, तो यहां पर इसका सही जवाब जो होगा दैट इज 10 न्यूटन। ऑप्शन जो यहां के लिए होगा, ऑप्शन यहां मिसिंग है बच्चों, इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, जो भी होगा
ऑप्शन में, यहां के अंदर इसका आंसर होगा, ऑप्शन आप लोग पेपर में देख लीजिएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, ओके बेटा, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों यहां क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है, इफ सम ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इज 0, नॉन कोप्लेनर, अगर नॉन कोप्लेनर कह दिया इसका मतलब 3D का केस बन गया, और 3D के केस में कम से कम 3D का केस बना बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स फॉर जीरो रिजल्टेंट के लिए यहां पर बच्चों कम से कम वेक्टर की जो संख्या होगी 3D में, जितना D उससे एक ज्यादा, मैंने नहीं बताया ना, तो यहां के लिए आंसर होगा 4, इट मींस ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आज बस इतना ही। आज 1 से लेकर 25 तक का मैंने आपको सलूशन भेजा है, सलूशन बताने का प्रयास किया है। बेटा कल 26 से 50 तक का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तब तक इसको सीखें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू बच्चों।